हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में इक्वी पोटेंशियल सरफेस खत्म किया था, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस खत्म किए थे। आज की क्लास में एक नया फ्रेश टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक पार्ट हमने बीच में छोड़ दिया था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा स्फेरिकल शेल के कारण से निकाल लिया था, सॉलिड जो स्फेयर था उसके कारण से भी कैलकुलेट कर लिया था, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बचा हुआ था। आज उसी का डिस्कशन करते हैं। तो आज हम बात क्या करेंगे बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फेरिकल शेल, या तो स्फेरिकल शेल बोल लो भाई, या फिर क्या बोल सकते हो, और होलोस्फेयर, या आप इसको एक वर्ड और लिख सकते हो, दैट इज और कंडक्टिंग स्फेयर। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि तीनों चीज एक क्यों है, क्योंकि बेटा कंडक्टिंग स्फेयर अगर होगा तो उस केस में सारा का सारा चार्ज बाहर आउटर सरफेस पर आ जाता है, और ऐसा ही होलोस्फेयर और स्फेरिकल शेल में भी होता है। देखो भाई, हम क्या करते हैं, लेट अस से कि यह हमारे पास एक कोई क्या है, स्फेरिकल शेल है जिसका सेंटर यह C है, और इस पर आपने कोई चार्ज Q दिया है, और यह चार्ज Q क्या है बेटा? यह चार्ज यूनिफॉर्म है। दिस चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इस जो स्फेरिकल शेल है, इस स्फेरिकल शेल का जो रेडियस है वह कैपिटल R है। अब जो पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर भाई, वह दो पार्ट में होगा। एक पार्ट तो क्या बनेगा ये समझो जरा। इस केस में देखो, रिजल्ट जो हम पहले पढ़ चुके थे बच्चे, वह एक रिजल्ट तो ये पढ़ा था कि भाई इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, याद करो बेटा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बताया गया था। और आउटसाइड अगर मैं बात करूं, है ना, इस पे बेटा मैं मान रहा हूं कि पॉजिटिव चार्ज है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आउटसाइड के लिए रिजल्ट सभी को याद होगा मेरे ख्याल से, KQ/R²। स्मॉल r जो है इस बार क्या होगा भाई? स्मॉल r इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R। यह दो रिजल्ट हम ऑलरेडी डिराइव किया है, गॉस लॉ की मदद से हमने डिराइव किया था ये रिजल्ट। अब पोटेंशियल की बात करते हैं, देखो जरा। तो इसमें बेटा क्या करूं, केस फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट केस में देखो क्या होगा, किसकी बात कर रहे थे? इनसाइड का मतलब कि जो स्मॉल r है उसकी वैल्यू, यानी कि अंदर का कोई भी पॉइंट हो उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। अब मैं ये बात तो जानता हूं भाई कि E इनसाइड तो 0 होगा। मैं एक बात ये भी तो जानता हूं भाई, क्या कि E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV/dr, ये बात जानता हूं। तो यहां से क्या बात समझ आ रही? तो E तो 0 है, E0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV/dr। अगर ऐसी बात हो गई तो भाई इसका मतलब तो क्या हो गया, dV इज इक्वल टू 0, और इट इंप्लाइज V इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भाई कांस्टेंट रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगी। इसका मतलब मैं एक बात ये भी बोल सकता हूं, चलो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, कि inside shell the surface is equipotential. The surface is equipotential, वह इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो यानी कि अंदर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। जब हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है तो मैं कहता हूं कि मैं पहले सेंटर पर निकाल लेता हूं। ये बात तो क्लियर है भाई, जो सेंटर पे पोटेंशियल होगा या कहीं पे भी होगा, हर जगह वही रहने वाला है। तो सेंटर पर मेरे लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना बड़ा आसान है। कैसे आसान है भाई? मैं देखो कि कोई भी एक कुछ चार्ज मान लेता हूं dq। अब इस स्फेयर पर सारे जो चार्जेस हैं उन सब से सेंटर की दूरी तो बराबर है, तो जो पोटेंशियल आएगा वो क्या लिखोगे भाई? K
वो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला के डी क्यू बाई कैपिटल आर, और इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो के बाई आर इंटीग्रल डी क्यू। इंटीग्रल डी क्यू क्या है? इस पूरे स्फेयर के ऊपर, इस पूरे शेल के ऊपर टोटल चार्ज। तो सेंटर पर जो पोटेंशियल आ गया वह तो आ गया भाई के क्यू बाई आप आर लिख लो, या फिर इसको क्या लिख सकते हो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। इसका मतलब कि V इनसाइड अंदर हर एक पॉइंट पर भाई जो पोटेंशियल की वैल्यू रहेगी दैट विल बी इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एंड इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ द पॉइंट। यानी कि अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भाई क्या रहेगा? वह सेम रहेगा, उसकी वैल्यू रहेगी के क्यू बाई आर या फिर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बेटा स्क्रीन पोज करके एक बार नोट कर लो, एक बार फिर से समझ लो कि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वह जीरो आया, ये पहले निकाल चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का मतलब कि E0 dV बाई डी आर, इसका मतलब dV जीरो, इसका मतलब V जो है वो कांस्टेंट आएगा। यानी कि अंदर जो है, अंदर जो स्फेयर के जो पॉइंट्स होंगे या जो एरिया जो होगा वह इक्विपोटेंशियल एरिया होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, हर पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट। तो मैंने अपनी सहूलियत के लिए, कन्वीनियंस के लिए सेंटर पर निकाला। सेंटर पर क्योंकि सभी चार्जेस की जो दूरी है वो बराबर है, कोई एक छोटा सा एलिमेंट dq लिया जिस पर चार्ज dq है, उसके कारण से हमने कैलकुलेट किया और टोटल पोटेंशियल निकाल लिया। वह कितना आ गया? वह Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया। ये नोट करो भाई जल्दी से, बेटा जल्दी से नोट करो, इस पे और बातें बताएंगे। अब जरा देखो, अब जरा देखो भैया, अब आगे ये डायग्राम थोड़ा सा ये लो। तो एक तो ये बात होगी इनसाइड की। अब बात कर लो केस 2 आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब क्या हो गया? स्मॉल आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर, ये बात है। देखो कैसे करेंगे भाई, फिर से वही बात कि E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाय डी आर। मुझे तो dV निकालना है, dV इज इक्वल टू माइनस ऑफ, या फिर इंटीग्रल का साइन भी यूज कर लो, E डी आर। क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड रहेगा और डी आर भी इसी डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। अच्छा, लिमिट्स भी साथ लगानी पड़ेगी भाई। ये जो r है ये तो कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? देखो जब r की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तब पोटेंशियल 0 होता है, ये तो बाय डेफिनेशन ऐसा है। और जब जर्नल r की वैल्यू r होगी उस टाइम पे पोटेंशियल v मान लो। आगे देखो जरा, तो इसको तो इंटीग्रेट किया भाई, इंटीग्रल dv तो v बन गया, तो v माइनस 0 इज v माइनस e की वैल्यू देखो बेटी आउटसाइड, ये फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है के क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर। वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के क्यू। अच्छा लिमिट्स भी लिख दो, इन्फिनिटी से आर, तो भाई ये डी आर अपॉन आर स्क्वायर इन्फिनिटी से स्मॉल आर। 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हैं, -1/r, तो v इज इक्वल टू माइनस ऑफ के क्यू, और ये हो गया भाई -1/r इन्फिनिटी से r। इसको जरा कर देते हैं आगे, तो v इज इक्वल टू क्या, आगे माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना भाई, देखो ये माइनस साइन बाहर ले आए तो प्लस हो गया, के क्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यह 1/∞ तो 0 हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, के क्यू बाय आर, और यह आउटसाइड आया, यानी कि v आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। और देखो ये रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही आया जैसा कि अगर कोई पॉइंट चार्ज सेंटर पर रखा हुआ होता। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आ गई कि जो स्फेरिकल शेल का जो अंदर वाला जो हिस्सा है वह इक्वी पोटेंशियल होगा, उसके थ्रू आउट जो पोटेंशियल रहेगा वह कांस्टेंट रहेगा, बाहर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r रहेगा, और उसकी वैल्यू के क्यू बाय स्मॉल r रहेगी, वे स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R।
नोट करो बेटा जल्दी से, इस पे और बातें बतानी है, जरा जल्दी से नोट करो। कर लिया? देखो देखो क्या क्या बात समझ में आई मुझे। तो अब रिजल्ट्स आ चुके हैं, उन रिजल्ट्स को जरा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। एक रिजल्ट तो यह आया कि V इनसाइड इज इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल R विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? स्फेरिकल शेल के इनसाइड सभी पॉइंट्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहेगा। सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम रहेगा और वह के क्यू बाई आर रहेगा। ठीक है बेटा, दूसरी बात, मुझे ये बात समझ में आ ही गई है, वो अभी मैंने लिखा ही था कि V आउट इज इक्वल टू के क्यू बाय स्मॉल आर। तो बेटा इस बार है ना इसका ग्राफ पूछ लेते हैं। ग्राफ किस किस के बीच का? V और R के बीच का पोटेंशियल वर्सेस R। R क्या है? सेंटर से दूरी। ये पोटेंशियल और यह R। देखो भाई, ये सेंटर, अभी बीच में क्या आएगा? ये सरफेस आ गया उसका। तो जब आप सेंटर से और यहां तक आते हो बच्चे, उस टाइम तक पोटेंशियल कांस्टेंट है वह के क्यू बाई आर के बराबर है। तो यानी कि वह ग्राफ यहां पे रहेगा के क्यू बाई आर, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल रहेगा कांस्टेंट। अगर मैं आउटसाइड वाले हिस्से की बात करूं तो आउटसाइड वाले हिस्से में देखो भाई क्या हो रहा है? V आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है तो उसका जो ग्राफ बनेगा वह इस तरह का बन जाएगा। V is inversely proportional to R. This graph is very very important भाई, काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, कि यहाँ पर कांस्टेंट और जो बाहर है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो हमने देखो क्या कैलकुलेट कर लिया बेटा, क्या सारा डेरिवेशन कर लिया है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एक स्फेरिकल शेल के केस में, कंडक्टिंग शेल या होलोस्फेयर के केस में क्या रहेगा? इनसाइड वाला सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम। आप ऐसे भी समझ सकते हो बच्चे कि अंदर किसी भी टेस्ट चार्ज को या पॉइंट चार्ज को अगर आप मूव करवाएंगे तो उसमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, वर्क डन 0 रहेगा। नोट करो जल्दी से ये, फिर इस पर मैं कुछ एक दो क्वेश्चंस करता हूं, जल्दी से नोट कर लो भाई, है ना बच्चों? मजा आ रहा है पढ़ने में? ठीक है, साथ साथ करते रहना, नोट करो। देखो अब मैं जरा इस पर कुछ, देखो बस आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं ना, ये जो दो फॉर्मूले पढ़े हैं इनको जरा ध्यान से याद रखना है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं। देखो दो कंसेंट्रिक शेल्स ले लेते हैं, ठीक है? दीज आर बेसिकली टू concentric spherical shells। ठीक है, इसको चार्ज Q1 दिया हुआ है और इसको चार्ज Q2 दिया हुआ है, सब चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। यह रेडियस R1 है भाई और यह रेडियस R2 है। ठीक है, अब देखो आपसे क्या क्या पूछे, कुछ कुछ पॉइंट्स के हम नाम लिख लेते हैं। ये वाला जो पॉइंट है भी हमारा, इस पॉइंट को नाम C रख दो। ये कोई पॉइंट A है, ये कोई पॉइंट B है,
बी इस पे रख लो, चलो ये सी हो गई, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई और एक पॉइंट एफ। ठीक है, चार सारे आपको बेसिकली ए बी सी डी ई एफ इन सब पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। देखो भाई, सबसे पहले ए पॉइंट पर, भाई ए पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो कहां से होगा, V एट ए ड्यू टू शेल 1। एक बार बता रहा हूं, बाकी मैं डायरेक्टली लिखूंगा। भाई यहां पे एक तो शेल 1 के कारण से पोटेंशियल होगा और एक शेल 2 के कारण से भी होगा, V ड्यू टू शेल 2। ध्यान से समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि भाई ए पॉइंट पर जो किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा वो तो भाई पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है ना, ये बात की थी हमने। तो सराउंडिंग में जो भी चार्ज पार्टिकल्स हैं सबके कारण से पोटेंशियल आना चाहिए। तो अब इसको जरा आगे की तरफ बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को। तो V एट ए इज इक्वल टू, देखो अब ड्यू टू शेल 1 की बात करूं है ना, ऐसे बात कर लो कि V एट ए ड्यू टू शेल 1। अगर मैं इसकी बात करूं तो एक बात ही देखो कि शेल 1 के रेस्पेक्ट में ए पॉइंट उसके अंदर है, ए पॉइंट इज इनसाइड द शेल 1। भाई जो शेल नंबर 1 है उसके रिस्पेक्ट में यह पॉइंट उसके अंदर है और अंदर के सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम रहता है। तो भाई V एट ए ड्यू टू शेल 1 की वैल्यू आ गई, वो वही पोटेंशियल होगा बेटा ए पॉइंट पर जो कि इसके सेंटर पर होगा। यानी कि अंदर वाले पॉइंट्स के लिए मुझे वैल्यू पता है KQ1 डिवाइडेड बाय उसका रेडियस दैट इज R1। यह आ गया। अब बात करें जरा V एट ए पॉइंट पर ड्यू टू शेल 2। अगर मैं शेल 2 के कारण से भी बात करूं बच्चे, तो ये ए पॉइंट शेल 2 के अंदर भी है और शेल 2 के अंदर हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो भी सेम रहेगा इसके कारण से, और वो वही पोटेंशियल रहेगा जो इसके कारण से इसके सेंटर पर है। इसके सेंटर पे क्या है, KQ2 बाय उसका रेडियस, तो बाहर वाले का जो रेडियस है वह R2 है, तो KQ2 बाय R2। तो अब इन दोनों को जरा यहां पे लिख दो। ए पॉइंट पर पोटेंशियल आ गया KQ1 बाय R1 प्लस KQ2 बाय R2। बोलो बच्चों, कोई किसी तरह की दिक्कत है क्या, कोई समझने में कोई दिक्कत हुई है तो बताओ। आपको बस बेटा ये बात का ध्यान रखना है कि वह जो पर्टिकुलर पॉइंट है जिस पर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हो वह उस शेल के अंदर है कि बाहर है। अगर अंदर है तो उस पॉइंट पर वही पोटेंशियल होगा जो उस शेल पे सेंटर पे होता। अगर वो बाहर है तो फिर बाहर वाला केस यूज करेंगे। ये नोट करो, फिर मैं जरा बी सी डी और बाकी पॉइंट्स पर निकालता हूं। बेटा जल्दी से स्क्रीन पॉज करो और नोट करो बेटा। अब मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ रिजल्ट्स। देखो भाई, अब मैं डायरेक्ट बात करता हूं बी पॉइंट पर। बी पॉइंट जो है वो तो इस सरफेस पर है, सरफेस पर अगर है तो उस शेल के कारण से KQ1 बाय R1 वो तो वही आएगा, प्लस ये जो बी पॉइंट है ये आउटर शेल के कारण से अंदर है, तो इसके कारण से इसके सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा वह बेटा कितना होगा, वह KQ2 बाय R2 होगा। बोलो क्लियर है क्या। सी पॉइंट पर देखो भाई, सी पॉइंट तो क्या है, सी पॉइंट Q1 का सेंटर है, Q1 के कारण से सी पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा वह KQ1 बाई R1 आ गया, और सी पॉइंट आउटर वाले का भी सेंटर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो उसके कारण से रिजल्ट क्या आ गया भाई, KQ2 बाई R2। ठीक है। अब जरा देखो डी पॉइंट पर, डी पॉइंट पर थोड़ा सा मजा आएगा। डी पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो डी पॉइंट जो है इस Q1 के कारण से तो बाहर है,
तो Q1 के कारण से अगर बाहर है तो दूरी बेटा एक बात ध्यान रखना, जो हमने फॉर्मूले जो लिखे थे KQ बाई स्मॉल r, उसमें जो स्मॉल r है या जो भी डिस्टेंसेज हैं दे ऑल आर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो जो D की दूरी सेंटर से अगर मैं बात करूं तो ये जो दूरी आएगी भाई ये वाली, ये CD आएगी। तो क्या लिखूं इसको, KQ1 डिवाइडेड बाय CD, ये जो भी दूरी होती CD, ठीक है। इसको चलो इसको CD लिखा रहने दो, कोई बात नहीं। प्लस अगर मैं बाहर वाले के रिस्पेक्ट में बात करूं तो D पॉइंट उसके अंदर है। बोलो बच्चों क्या आया, KQ2 बाई R2, क्या आया, KQ2 बाई R2। अब जरा E पॉइंट पर बात करें। E पॉइंट पर शेल नंबर 1 के कारण से, अगर शेल नंबर 1 के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो E पॉइंट उसके बाहर रखा हुआ है, तो KQ1 बाय सेंटर से E पॉइंट की दूरी कितनी है, वह R2 है। और Q2 के तो वो सरफेस पर ही है, तो वो तो सेंटर वाला ही फॉर्मूला यूज होगा। ये लो जी, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट आपका बच गया F पॉइंट। सभी लोग ट्राई करें जरा एक बार खुद से बच्चों। F पॉइंट पर बात करूं तो वो Q1 के रिस्पेक्ट में भी बाहर है और Q2 के रिस्पेक्ट में भी बाहर है, दोनों के रिस्पेक्ट में वह पॉइंट बच्चों बाहर है। तो बाहर है तो Q1 के कारण से क्या दूरी होगी, KQ1 बाय CF लिख देता हूं मैं इसको, और बाहर वाले के कारण से भी सेंटर से दूरी CF ही है। तो देखो हमने कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीखा है। जो बेसिक जो फॉर्मूला बेटा हमने जो पढ़ा उसके कारण से, उसी फॉर्मूले की मदद से हमने ये डिराइव किया है। इस पे एक और बढ़िया सा क्वेश्चन मैं सिखाना चाहूँगा, करना चाहूँगा, वो देखो जल्दी से नोट करो। एक छोटा सा एग्जाम्पल और कर लेते हैं। देखो इस बार ऐसा करते हैं कि यह शेल है कोई, ये क्या है भाई, एक स्फेरिकल शेल है, जिसका सेंटर C है। इसको चार्ज Q दिया है, बट इस बार जो इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना भाई, वो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो मैं कुछ स्टेटमेंट से लिख रहा हूं, हमें ये बतानी है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो C पॉइंट हो गया, ये पॉइंट A मान लो और ये पॉइंट कोई B मान लो, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं। मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आपको बताना है वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज इक्वल टू 0। स्टेटमेंट, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हम कहते हैं 0।